अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट हम ईद के तीसरे दिन शूट कर रहे हैं। और ये वैसे तो 27 रमज़ान को बन जानी चाहिए थी, लेकिन बस कुछ रीज़न्स थी, उस वजह से नहीं बनाई। तो पहले क्योंकि असल में मैं ना स्टडी करना चाहता था इस टॉपिक को, कि मतलब इस टॉपिक में वाकई है क्या, हुआ क्या एक्चुअली। तो अब लाइक काफ़ी चीज़ें काफ़ी जगह से मैंने सुनी हैं, कुछ पढ़ी हैं, कुछ देखी हैं। तो वो पढ़ने और देखने के बाद अब ये लाइक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो का टाइटल जैसे आपने देखा होगा, इसराइल अटैक पैलेस्टाइन। तो ये इस वीडियो का टाइटल है। और इसका दूसरा टाइटल ये हो सकता है कि क्या था पता नहीं, मुझे खुद भूल गया वैसे। चलो वो खैर मैं डाल दूँगा, टाइटल तो डाल दूँगा मैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट मैं करने से पहले मैं आपको एक वीडियो का लिंक सेंड करूँगा। और मतलब लिंक सेंड क्या करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा या कमेंट में पिन करूँगा। वो वीडियो जाके आप लाजमी देखें। वो एक यूट्यूबर है जुनैद अकरम नाम, सबको पता होगा। और तकरीबन 5-6 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। और उनकी पॉडकास्ट है वो। और उस पॉडकास्ट को सुन के मुझे लाइक काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, काफ़ी डिटेल्स पता चली हैं। तो जो चीज़ें मेरी पॉडकास्ट से नहीं पता चलेंगी वो आपको उनकी पॉडकास्ट से पता चल जाएंगी। तो आप उनकी पॉडकास्ट जाके लाजमी देखें। तो वैसे तो ये बात उनको कहनी चाहिए कि मेरी पॉडकास्ट जाके देखें, क्योंकि मेरे 123 सब्सक्राइबर हैं और उनके 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं। लेकिन खैर चलो, कोई नहीं, इंशाल्लाह कभी हमारे भी हो जाएंगे 5-6 लाख सब्सक्राइबर। तो कहाँ से कहाँ चलेगी बात। तो वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर मैं वो कर दूँगा, कमेंट में पिन कर दूँगा। अब ये सारा स्टार्ट सिनेरियो हुआ था जो उधर अलक्सा मस्जिद पे, बैतुल मुक़द्दस जो है हमारा किबला अव्वल जो है मुसलमानों का, उस पर इज़राइली फोर्सेस ने, इज़राइली आर्मी ने अटैक किया। और जो नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ के पैलेस्टीनियन सिटीज़न, उनको लाइक उन्होंने किल आउट किया और मार दिया। और इस तरह मतलब सिनेरियो था ये। तो मारा। और फिर उसके बाद इन रिटर्न, इन रिटेलिएशन, जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको मिलिटेंट तो नहीं कहूँगा, ना मैं उसको कोई लाइक टेररिस्ट कहूँगा, ना मैं, क्योंकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं ना। क्योंकि यार देख, एक बात है, एक बंदा पत्थर उठा के खड़ा हुआ है और एक बंदे के पास M4 राइफल है, M4 कार्बीन राइफल है। अब तू खुद बता कौन डिफेंस कर रहा है? पत्थर वाला डिफेंस कर रहा है या कार्बीन वाला डिफेंस कर रहा है? पत्थर वाला कर रहा है। तो अब इसी तरह इजरायली फोर्सेस के पास दुनिया जहान का असला है, सब कुछ है उनके पास। और वो कहते हैं जी हम अपने डिफेंस में उनको मारते हैं, जो सिटीजन है, जो इनोसेंट सिटीजन है पैलेस्टाइन के। अब मुझे वो अटैक ना करते हम। हाँ, वो अटैक ना करते। पत्थर से यार कोई किसी को मारेगा, वो कितना उसको लग जाएगी, मतलब कितना उसको हर्ट हो जाएगा। बहुत हद किसी का सर पे अगर लग गया कहीं सही किसी से, तो वही ज़्यादा इंजर्ड होगा ना। बाकी तो किसी जिस्म पे आके कहीं भी लगे तो इतना इंजर्ड तो कोई नहीं होगा। और यही अगर वो कार्बीन की एक वो गोली मारे, एक गोली से बंदा मर जाएगा। तो ये चीज़ है कि उनकी जो उनका जो ग्रुप है हमास, एक हमास है और दूसरा होसीज। तो हमास ने जो है वो रॉकेट फायर किए इन रिटेलिएशन, इन रिटर्न उन पे, इजरायली फोर्सेस पे, इजरायली सिटीज़ पे। मुझे नहीं पता कहाँ पे हुए, मेरे ख्याल से जेरूशलम के किसी ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट पे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी हैं उसकी, और काफ़ी ज़्यादा, हाँ पिक्चर्स ही हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और वो स्क्रीनशॉट्स मतलब आप देखिएगा उसमें, और उनकी डिटेल्स जो होंगी ना वो वीडियो के मैं कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, कि मतलब ये कहाँ से मुझे मिली, कहाँ से मैंने इसको देखा। तो वो आप वहाँ पे जाके देख भी सकती हैं, या तो मैं उसका लिंक दे दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो इस तरह मतलब उन्होंने अटैक किया, और फिर उसके बाद इन रिटर्न उन्होंने फिर अटैक किया। और फिर उसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने वहाँ की सिटीज़, जो गज़ा की जो स्ट्रिप है छोटी सी, अब तो पहले पैलेस्टाइन इतना बड़ा होता था, अब तो इतना सा एक स्ट्रिप रह गई है गज़ा की, जिसको गज़ा की पट्टी कहते हैं उर्दू में। तो उस जगह पे जाके उन्होंने बॉम्बिंग की, मतलब मिज़ाइल फायर किए एयरप्लेन से, और वो जाके सीधा बिल्डिंग्स को हिट हुए, जो
शहरी सिटीज़न की बिल्डिंग थी, मतलब किसी मिलिटेंट ग्रुप की बिल्डिंग नहीं थी उनके मुताबिक। वो कहते हैं कि मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये हौसी भी और ये दूसरा हमास, हाँ दूसरा मैंने हमास नाम लिया था, हमास भी। उनके मुताबिक इजरायली मीडिया के मुताबिक, इजरायली आर्म फोर्सेस के मुताबिक वो जो हैं मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो उनको टारगेट किया उन्होंने उनके मुताबिक। लेकिन दर हकीकत असल में उन्होंने किनको टारगेट किया? जो पैलेस्टीनियन सिटीज़न है, जो इनोसेंट सिटीज़न है, जिनका कोई कसूर नहीं है, और उन्होंने बीच में बच्चों तक को मार दिया। क्योंकि देखे ना, वॉर के, जंग के कोई असूल होते हैं कि भाई आपने बच्चों को नहीं मारना, आपने बूढ़ों को नहीं मारना, आपने औरतों को नहीं मारना, आपने पैरामेडिक स्टाफ को नहीं मारना, आपने ये फायर ब्रिगेड वालों को नहीं मारना, और फायर फाइटर्स को जिसको कहते हैं हम, उनको नहीं मारना। इस तरह मतलब काफ़ी रूल्स होते हैं जंग के, लेकिन उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। क्यों? हालांकि वो देखें, इतना सा मुल्क है, कितनी उसकी आबादी है? 70-80 लाख इसराइल की आबादी, और उतने यहूदी हैं पूरी दुनिया में। लेकिन उन यहूदियों ने 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम, हाँ 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उनके एलाइज भी, जो सो कॉल्ड एलाइज ही कह लो, लेकिन एलाइज तो है ना, मतलब दोस्त मुल्क तो है ना, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन दोस्त मुल्क तो हैं। अब जैसे कह लो कि मलेशिया का दोस्त, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे है नहीं, मलेशिया का दोस्त है इंडिया, फर्ज कर लो एक। तो इस तरह बल्कि सबसे बड़ी एग्जांपल यार सऊदीया की, सऊदीया का दोस्त है सबसे बड़ा ये इंडिया, सबसे बड़ा सप्लायर है गारमेंट्स और इन चीज़ों का इंडिया, और पता नहीं लेबर एक्सपोर्ट करता है इंडिया, और पता नहीं क्या कुछ एक्सपोर्ट करता है। तो मतलब कह लो एक एलाई है ना। तो इस तरह जो एलाइज है, उनके एलाइज को भी काउंट कर लो। चलो अगर उनके एलाइज छोड़ दो, सिर्फ 57 कंट्रीज़ या 56 कंट्रीज़ जितनी भी हैं मुस्लिम कंट्रीज़, वो 56 कंट्रीज़ उन 70 लाख यहूदियों पे, जो 1.5 अरब की जिनकी आबादी है, मतलब 1.5 बिलियन जिनकी पॉपुलेशन है, वो 1.5 बिलियन वाले 7 मिलियन वालों को कुछ नहीं कह सकते। कोई एक लफ्ज़ कोई कुछ नहीं कह सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह है जहालत। कोई मुझे ऐसी कंट्री बता दे, मुस्लिम कंट्री, जहाँ के साइंटिस्ट इतने कोई वो हों, मतलब जहाँ के साइंटिस्ट इतने लाइक बड़े हों, एडवांस्ड हों, जिसके पास इतनी एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, जो कि चांद पे जा सके, जो कि मार्स पे जा सके। आज मैं एक खबर पढ़ी है कि चाइना का वो मार्स का मिशन लैंड कर गया मार्स पे। तो इस तरह कोई एक मुस्लिम कंट्री बता दो, स्वाई यूएई के, यूएई का वो गया था, मून मिशन गया था चांद पे, और वो उधर लैंड हुआ था कि नहीं हुआ था उसका मुझे नहीं पता, लेकिन गया तो था, इतना मुझे पता है। और लाइक पाकिस्तान ने कहा था जी 2023 में हम भेजेंगे। अब वो देखो 2023 में जाता है नहीं जाता, उम्मीद तो कोई नहीं नज़र आ रही, लेकिन चलो देखती हैं। बहरहाल वो बात की बातें हैं, लेकिन इतना कोई एडवांस इस्लामिक कह रहा हूँ, मुस्लिम मुल्क है ही नहीं जो लाइक इतना एडवांस हो कि जो स्पेस रॉकेट्स बना सके या स्पेस रॉकेट स्पेस में भेज सके। स्पेस रॉकेट्स की बात छोड़ दो, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं हम। एजुकेशन सिस्टम में तो देख ले, आज से 70 साल पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं हमें, आज तक 70 साल नहीं तो 20-30 साल तो पुरानी पढ़ाई जा रही हैं। मतलब जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद 1 या 2 या 3 एडिशन ही आए होंगे उसके, और उसके बाद से वही किताबें। हमारे टीचर नहीं कहते कि हमने भी पढ़ी हैं। हाँ, हमारे टीचर्स तक कह रहे होते कि हमने यही किताबें पढ़ी हैं, हमने यही बुक्स पढ़ी हैं। बुक्स चेंज ही नहीं होती ना जब तक। अब देखो मैट्रिक का एक बच्चा है, उसको क्या सिखा रहे होते हैं, विंडो के एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फोल्डर किस तरह कॉपी करती हैं। ये तो हर बच्चे को पता है यार, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो किसी को नहीं पता। और फिर इसी वजह से ये जो पॉइंट है ना कि भाई विंडो के एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में एक फोल्डर को किस तरह कॉपी करते हैं, इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है पढ़ाई में। क्यों, बात सच्ची है कि नहीं? क्योंकि देखना यार, अब एक चीज़ जो पता है हमें, उसको पढ़ाई जो वही हमने पेपर में भी लिखनी है, वही हमने सारा कुछ बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, सब कुछ करना है, उसी के हमें नंबर भी मिलने हैं। हमें क्या फ़ायदा वो चीज़ पढ़ के? कोई फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा। अब तू MBBS कर रहा है, MBBS में तुझे कितनी चीज़ें ऐसी मतलब तेरे टीचर्स बताते होंगे, तुझे कितनी ऐसी चीज़ें हो गई, वो कहते होंगे ये हमारी पढ़ी हुई वही चीज़ है जो आज तक वही लिखी हुई है। और उससे बड़ी बात MBBS की अगर हम बात करें, MBBS के जो बुक्स हैं वो भी सारी इंडियन ऑथर्स की हैं ना, कोई किसी मुस्लिम कंट्री के किसी ऑथर की नहीं है। 60% 60% ये बता रहा है।
क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं, इसको पता ही MBBS कर रहा है। वो भी बहुत काफी पुरानी, मतलब 1930 में बुक आई थी, वो अभी तक चल रही है। 1930 की बुक आई थी, अभी तक चल रही इंडियन है। ऑथर की है। 1930 और 2021, 91 ईयर्स हो गए। 91 ईयर्स ही बनते हैं ना, हाँ 91 ईयर्स हो गए हैं, और अभी तक वो एक बुक चल रही है। और यही अगर हम इंडिया चले जाए तो वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी कितनी एडवांस बुक्स ऐसे। होंगी। और वहाँ की वो एक यूनिवर्सिटी भी है, वो टेक्नोलॉजी वाली, IIT? IIT, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ज़रा मुझे बताएं, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है? एक ले दे के नस्ट है, फास्ट है, UET है, UET टेक्सला जो है, और या उसकी जो दूसरी तीसरी ब्रांचेज हैं कोई, और उसके अलावा और तो कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है इतनी कोई ख़ास बड़ी जिसका नाम हो। और बाकी उसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटी की हम बात करें, मेडिकल में आ जाएं तो RMU है, किंग एडवर्ड है, और इसके अलावा और कौन सी हैं? पंजाब में कोई तकरीबन यूनिवर्सिटीज तो 3 है, हम्म, किंग एडवर्ड, RMU और निस्टर। अच्छा, में जो है बाकी सारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस हैं, बस 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पंजाब में, और इवन शायद ये पूरे पाकिस्तान में 3 होंगी, क्योंकि वहाँ तो बलूचिस्तान और KPK वाली साइड पे तो यूनिवर्सिटीज़ आई नहीं इतनी। नहीं, बलूचिस्तान में एक है जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है ना, बलूचिस्तान में एक है, अच्छा KPK में भी एक है और सिंध में भी है। अच्छा, मतलब 3 यूनिवर्सिटियाँ मतलब पूरे एक सूबे पाकिस्तान में अब 6-7 यूनिवर्सिटीज है। 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल की, पूरे एक सूबे में एक यूनिवर्सिटी। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है एजुकेशन सिस्टम से? और अच्छा चलो, जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी क्या पढ़ा रहे हैं, वो 1920 की किताबें। और अच्छा 1920 की किताबें छोड़ो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं जी? पेपर ना लो, ऐसे ही पास कर दो। ये सही है भाई, पेपर ना लो ऐसे ही पास कर दो भाई। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ एजुकेशन नहीं होगी आपके पास, और पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि डिग्री लेना, पढ़ने का ये मतलब है कि आपका दिमाग खुले, आपको पता हो कि क्या चीज़ कैसे है, एथिक्स आपको आती हो, आपको कल्चर के बारे में पता हो, आपको मतलब इन चीज़ों के बारे में पता हो, आपको तमीज़ हो किसी चीज़ की। अब जैसे एक बात है, ये जुनैद अकरम की पॉडकास्ट में उन्होंने भी ये बात की थी कि CPEC ये बना रहे हैं। अब CPEC पे जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा उसी को तमीज़ नहीं होगी, तो फिर CPEC बनाने का फ़ायदा क्या है, या CPEC की रोड बनाने का फ़ायदा क्या? मतलब कितने CPEC हम बना लें, उस पे जो ड्राइवर है उसी को तमीज़ नहीं है, तो फिर क्या नाम है, रोड क्या कर सकती है वहाँ पे? कुछ भी नहीं कर सकती। वो चले फिर ट्रैफिक तो फिर वहीं आगे के ओपन, जिस तरह लोकल चल रही होती है ट्रैफिक, उसी तरह चलती रहेगी ट्रैफिक फिर वहाँ पे भी। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बड़ी रोड्स बनाने का? अब हमारे ड्राइवर्स हैं, इनको तमीज़ कहाँ जाके आती है? मोटरवे पे। मोटरवे स्टार्ट होता है, इनको सीट बेल्ट बांधना याद आ जाती है, इनको लो बीम रखना याद आ जाता है, इनको गाड़ी को ओवरटेक किस तरह करना है वो याद आ जाता है कि राइट लेन से जाके ओवरटेक करना है, लेफ्ट लेन से नहीं करना। और यही हम शहर की बात करें, शहर में अगर कोई बड़ी रोड है, जैसे हमारी मरी रोड है, वहाँ पे लेफ्ट से भी घुसेगा, राइट से भी घुसेगा, पीछे से हॉर्न मार रहा होगा, आगे वाला ब्रेक मार देगा, कोई किसी का एहसास ही नहीं है कि भाई हम रोड पे चल रहे हैं, आगे पीछे हमारे दाएं बाएं गाड़ियाँ हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो उसमें चली जाती है, ट्रैफिक टेल्स में चली जाती है, ये फिर हम किसी पॉडकास्ट में बताएंगे या दिखाएंगे। तो अब इसी बात पे रहते हैं, इजरायली वाली। और फिर उसके बाद क्या नाम है, हमास ने फिर कुछ रॉकेट्स लॉन्च किए ईद से एक दिन पहले शायद, और फिर लोगों ने वो स्टेटस लगाने शुरू कर दिए, हमास सेंडिंग ईद गिफ्ट टू इज़राइल। यार वो जितने रॉकेट्स उन्होंने लॉन्च किए ना, कोई 120-130 लॉन्च किए उन्होंने, उन 120-130 में से सिर्फ 10 रॉकेट्स जो है ना इजराइल में जाके गिरे हैं और फटे हैं, सिर्फ 10। 120 और 130 रॉकेट्स किसी कंट्री पे लॉन्च हो रहे हैं, उसमें से 10, सिर्फ 10 या 5, इतने कुछ, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन मतलब जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने देखा है उसके मुताबिक सिर्फ 10 या 5 जो है रॉकेट अपनी जगह को हिट किए हैं, बाकी सारे के सारे हवा में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। उनका आयरन डोम है जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है, आयरन डोम, वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को आयरन डोम कहते हैं। तो वो पिक्चर भी मैं यहाँ पे डालूँगा, और वो उसको आयरन डोम को वो कहते हैं, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को आयरन डोम कहते हैं। और उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी गैस कर? मतलब कोई एक ऐसा है ना कि जिसने रॉकेट को इंटरसेप्ट करना है, तो उसकी एक्यूरेसी तू बता, गैस कर कितनी हो सकती है? तू ही बता दे। 90 to 95%। अच्छा,
यहाँ पे कोई एक मुस्लिम कंट्री बता दो जिसने कोई अपना ऐसा वो बनाया हो रॉकेट का डिफेंस सिस्टम जिसकी एक्यूरेसी 90 to 95% हो, एक्सेप्ट फॉर कि किसी ने ख़रीदा हो, जैसे रशिया से ख़रीद लिया या अमेरिका से ख़रीद लिया, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अपना किसी ने बनाया हो, कोई एक ऐसी मुस्लिम कंट्री का नाम आप कमेंट कर दें जिसने बनाया हो। और कोई ऐसी न्यूक्लियर की हम बात करते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर हम चला सकते हैं इन पे? कभी भी नहीं चला सकते, क्योंकि सारे बैंक उनके अंडर हैं, सारे बैंकिंग सिस्टम उनका है, अच्छा सारा उनका वो है बिजनेस उनका है। आज ही मैं तुझे बता रहा था ना कि तेरे स्केच के लिए, अच्छा ये स्केच बनाता है, अगर किसी ने बनाना हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये स्केच बनाता है, तो स्केच मतलब आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर का या आपके किसी दोस्त बहन भाई किसी का भी आपका बनवा सकते हैं। तो उसकी फ़ीस वगैरह जो भी होगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा अगर आपका मैसेज आया तो इसकी मतलब ये स्केच बनाता है, तो उसके लिए ना मैं एक ऐप है फाइवर, इसको भी तुझे भी पता है उसका, उस पर मैं जाके अकाउंट बना रहा था। अभी मैं तुझे बता रहा था कि मैं उस पर अकाउंट बना रहा था, तो उस पर मैं अकाउंट बना रहा था और उस पर मैंने कहा कि चलो मैं इसकी जो स्केचेस है ना वो लाइक पोस्ट कर दूंगा, या मतलब उनकी कोई एक आधी पिक्चर लगा दूंगा और फिर उसका कोई एक वैल्यू सेट कर दूंगा कि जैसे फ़र्ज़ कर लो $5 है, उसमें से इसको जितने देनी है वो इसको दे दूंगा, बाकी मैं अपनी लाइक कमीशन एक किस्म की रख लूँगा। तो इस तरह इसकी भी लाइक हेल्प हो रही है, इसको भी पैसे मिल रहे हैं और मुझे भी पैसे मिल रहे हैं। तो अब उस फाइवर का हेडक्वार्टर बता कहाँ पे होगा? इसराइल, तेल अवीव, इसराइल। इसराइल में उसका हेडक्वार्टर है, उसका कंपनी का, फाइवर का। तो इस तरह मतलब उन्होंने हमारे 1.5 बिलियन जो आबादी है ना हमारी, उसको रोक के रखा हुआ है कि ना कोई न्यूक्लियर लॉन्च कर सकता है उन पे, ना कोई उनको वैसे एयर अटैक कर सकता है, ना कोई दूसरा तीसरा कोई अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हमें सेल्फ पे अपने आप को क्रिएट करना होगा, सेल्फ क्रिएशन पे आना होगा। हम जब तक कंज्यूमर रहेंगे ना किसी चीज़ के, कुछ नहीं मिलना हमें। मतलब एक बात है कि हम वेपन्स ख़रीदते हैं, अमेरिका से ख़रीदते हैं, रशिया से ख़रीदते हैं, चाइना से ख़रीदते हैं, जब तक हम उस चीज़ के कंज्यूमर रहेंगे ना कभी हम उनसे जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उसको बना रहे हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर पता है, हमसे ज़्यादा बेहतर पता है उनको कि वो किस तरह यूज़ करना है। हम तो लाइक एक ट्रेनिंग के उस पर देखते हैं, चला के चेक करते हैं, फिर पता लगता है जी हाँ इस तरह चलाना है, ये सारा कुछ है। लेकिन जो चीज़ वो बना रहे हैं, जो चीज़ जो बना रहा है बंदा, उसको ज़्यादा पता होगा या ख़रीदने वाले को ज़्यादा पता होगा? ऑब्वियसली बनाने वाले को ज़्यादा पता होगा। अब ये जिसमें फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका नाम ऑनर 8X है। अब इसकी जो कंपनी है उसको इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा पता होगा या मुझे पता होगा, या किसी रिप्रेजेंटेटिव को उस कंपनी के, ऑनर की कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, उसको ज़्यादा पता होगा इस फ़ोन के बारे में या मुझे ज़्यादा पता होगा? उसी को पता होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह उन्होंने अपना सिस्टम बनाया है उन 70 लाख लोगों ने, और आज 1.5 बिलियन जो लोग हैं वो कोई उनमें से कोई एक कंट्री या कोई एक कुछ नहीं कर सकता सिवाय किसके? मजम्मत के। हम मजम्मत करते हैं जी इसराइल ने अटैक किया, हम मजम्मत करते हैं इसराइल का अटैक, हम मजम्मत करते हैं इसराइल का अटैक। मैं बचपन से लेकर आज तक यही बात सुन रहा हूँ, मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। किस बात, क्या मजम्मत से क्या मिल जाएगा? या दूसरा काम आवाम हमारी क्या करती है, डीपी चेंज कर दो। डीपी चेंज करने से क्या मिल जाएगा? अब ईद पे सबकी डीपी वो लगी हुई थी, उसकी पैलेस्टाइन का झंडा लगा हुआ था और ईद विद पैलेस्टाइन इस तरह कुछ लिखा हुआ था। क्या मिल गया उससे? किसी एक इजरायली ने आपको जवाब दिया उस डीपी पे? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो देंगे, उनको तो पता ही नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा था, उसने जाके पूछा इजरायली से व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान। आगे से वो कहते हैं टेररिस्ट कंट्री, टेररिस्ट, दे आर टेररिस्ट, 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 टेररिस्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये बोला, कुछ लोगों ने ये बोला वी नो नथिंग अबाउट देम, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, ना हमने कभी उनका नाम तक सुना है। और कुछ ने बाकियों ने भी यही बोला कि लाइक हमें ज़ीरो नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जिनको पता था उन्होंने क्या बोला है? टेररिस्ट कंट्री। अच्छा, वो टेररिस्ट बोल सकते हैं, हम बोलें तो गलत हो जाता है। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, बाकी सारे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं भाई? वो बोल रहे हैं टेररिस्ट तो तब ठीक है, हम बोलें तो तब गलत है। क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स, दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स। और उसकी वजह यही है
कि वो जो वेस्टर्न लोग हैं ना वो खुद इस चीज़ में फंसे हुए हैं। मतलब अब देख लेना, बैंकिंग का जो निज़ाम का मैं बता रहा हूँ, अब बैंकिंग का निज़ाम तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में एक ही है, तो इस तरह तो वेस्टर्न अमेरिका जो है वो भी उन्हीं के निज़ाम में फंसा हुआ है ना। फिर वो कोई अलग निज़ाम तो नहीं है उनके पास, वो भी उन्हीं के निज़ाम में फंसा हुआ है। फिर तो इस तरह वो वेस्टर्न लोग भी उनके निज़ाम में फंसे हुए हैं, और वो उन 70 लाख ने 77 मिलियन ने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। बस यहाँ पे अपनी पॉडकास्ट में एंड करूँगा, तो मैं फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी ये दुआ है यार कि फ़लस्तीन के हालात बेहतर हो जाएं। और बस अल्लाह हाफ़िज़।